मेरा नाम अहसन है और मैं ये काम से टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरी जिंदगी में ना कोई बड़ी जायदाद थी, ना बैंक बैलेंस, ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार जो मुश्किल वक्त में मेरा सहारा बनता। अगर मेरे पास कुछ था तो सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ की दुआएं और इनकी दी हुई तरबियत। मेरी वालिदा अक्सर कहा करती थी, बेटा दौलत कभी भी खत्म हो सकती है, मगर अच्छे किरदार की कमाई इंसान को वहां तक पहुंचा देती है जहां दौलत भी नहीं पहुंचा सकती। बचपन में मुझे इनकी ये बातें सिर्फ नसीहतें लगती थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन इन्हीं अल्फाज की वजह से मेरी किस्मत ऐसा मोड़ लेगी जिसका मैंने ख्वाब में भी तस्वुर नहीं किया था। इस रात शहर पर क़यामत जैसी बारिश बरस रही थी। आसमान पर गरजने वाली बिजली दिल दहला देती थी और हर चंद लम्हों बाद पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर जाता। सड़कों पर पानी इस कदर जमा हो चुका था कि कई गाड़ियां रास्ते ही में बंद हो गई थी। मेरी पुरानी टैक्सी भी बार बार झटके खा रही थी। मैं पूरे दिन की थकन अपने जिस्म में महसूस कर रहा था, लेकिन घर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी जेब में सिर्फ इतने ही पैसे थे कि या तो माँ की दवाई खरीद सकता था या फिर अगले दिन गाड़ी में पेट्रोल दिलवा सकता था। दोनों काम एक साथ करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने घड़ी देखी तो रात के 11:15 हो रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बस यह आखिरी चक्कर लगाकर घर वापस चला जाऊं। अगर कोई सवारी मिल गई तो शायद आज का दिन संभल जाए, वरना अल्लाह मालिक है। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो मुकम्मल तौर पर बारिश में भीग चुकी थी। इसके सफेद बाल चेहरे से छिपके हुए थे। हाथ में एक पुराना सा चमड़े का बैग था और वो हर गुजरती गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी, मगर लोग जैसे इसे देख ही नहीं रहे थे। एक के बाद एक कीमती गाड़ियां गुजरती रही, मगर किसी ने रफ्तार तक कम ना की। मैं भी चंद लम्हों के लिए आगे निकल गया। दिल ने कहा, अहसन, तुम खुद परेशान हो, दूसरों का बोझ क्यों उठाते हो? लेकिन इसी लम्हे मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। अगर कभी वो भी ऐसी बारिश में अकेली खड़ी होती तो यह ख्याल आते ही मेरे हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग मोड़ने लगे। मैंने गाड़ी वापस घुमाई और आहिस्ता से इस बूढ़ी औरत के सामने जाकर रोक दी। मैंने शीशा नीचे किया और मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान, कहाँ जाना है? उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे इन्हें यकीन ही ना आ रहा हो कि कोई इनके लिए भी रुका है। इनकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। धीमी आवाज में बोली, बेटा, शहर के आखिरी हिस्से में एक पुराना सफेद बंगला है। अगर वहां तक छोड़ दो तो बहुत आसान होगा। मेरे पास किराया शायद पूरा ना हो। मैं फौरन गाड़ी से उतरा, इनके हाथ से बैग लिया और अगली दरवाजा खोल दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई। गाड़ी चलने लगी तो उन्होंने कांपते हुए अपने पर्स में हाथ डाला और चंद गीले नोट निकालते हुए बोले, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, अगर कम हो तो मैं किसी से उधार लेकर तुम्हें दे दूंगी। मैंने मुस्कुराकर वो नोट वापस इनके हाथ में रख दिया और कहा, अगर आज मेरी अपनी माँ इस बारिश में फंसी होती तो क्या मैं इनसे किराया लेता? आप फिक्र ना करें, आप मेरे लिए भी माँ जैसे हैं। मेरी ये बात सुनते ही इनकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। चंद लम्हे गाड़ी में मुकम्मल खामोशी रही। सिर्फ बारिश की आवाज और वाइपर की हरकत सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, आजकल लोग पैसों के लिए अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं और तुम एक अजनबी पर इतना भरोसा कर रहे हो। मैंने हल्के लहजे में जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि रास्ते में मिलने वाला हर मजबूर इंसान अल्लाह की अमानत होता है। अगर मैं आज आपकी मदद कर सकता हूँ तो शायद कल अल्लाह मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। वो खामोश हो गई, मगर मैंने महसूस किया कि वो बार बार मुझे गौर से देख रही थी, जैसे मेरे चेहरे को याद कर रखना चाहती हो। तकरीबन आधे घंटे बाद हम शहर के सबसे पोश इलाके में पहुंचे। मेरे कदम इस वक्त रुक गए जब गाड़ी एक बहुत बड़े और शानदार बंगले के सामने जाकर रुकी। ऊंची दीवारें, फौलादी गेट, जदीद सिक्योरिटी और अंदर दूर तक फैला हुआ बाग देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे जहन में फौरन सवाल आया, अगर यह खातून इतनी अमीर है तो फिर बारिश में सड़क पर अकेली क्यों खड़ी थी? मैं अभी इसी सोच में था कि बंगले का गेट खुला और दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए हमारी गाड़ी की तरफ आने लगे। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी टैक्सी में बैठी यह खामोशी बूढ़ी औरत आखिर थी कौन। जैसे ही मेरी टैक्सी इस आलीशान बंगले के सामने रुकी, अचानक लोहे का बहुत बड़ा गेट खुद ब खुद खुल गया। अंदर से कई सिक्योरिटी गार्ड, दो मुलाजिम और एक दरमियानी उम्र का शख्स
छतरी लिए तेजी से हमारी तरफ दौड़ने लगा। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ या फिर मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी मुझे अभी तक खबर नहीं। मेरे हाथ बेख्तियार स्टीयरिंग पर मजबूती से जम गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। गाड़ी रुकते ही वो दरमियानी उम्र का शख्स सीधा पिछली सीट के पास पहुंचा, दरवाजा खोला और इंतहाई अदब से बोला, मैडम आप खैरियत से हैं? हम कब से आपको तलाश कर रहे थे। आपका फोन भी बंद था। हम सब बहुत परेशान थे। मैंने हैरत से इस बूढ़ी खातून की तरफ देखा। उन्होंने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि रास्ते में बारिश बहुत तेज थी और अगर ये नौजवान मुझे ना मिलता तो शायद मैं अभी तक सड़क पर खड़ी होती। ये सुनते ही सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गई। एक लम्हे पहले तक मैं इनके लिए यह काम टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन अब सब मुझे हैरत से देख रहे थे। इसी दौरान एक मुलाजिम आगे बढ़ा और बोला, मैडम आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? हम फौरन गाड़ी भेज देते। बूढ़ी खातून ने गहरा सांस लिया और कहा, आज मुझे लोगों को आजमाना था। मैं देखना चाहती थी कि इस शहर में इंसानियत अभी जिंदा भी है या नहीं। इनके अल्फाज सुनकर मेरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मैं खामोश बैठा रहा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो आहिस्ता से गाड़ी से उतरी। एक मुलाजिमा ने इनके हाथ से बैग लिया, मगर उन्होंने फौरन वो बैग वापस ले लिया और खुद मेरे पास आई। उन्होंने अपनी पर्स से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारा किराया नहीं, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैंने एक नजर इन नोटों पर डाली। शायद इसमें इतने पैसे थे जितने में कई महीनों तक अपनी माँ का इलाज करवा सकता था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में अपनी गुर्बत, घर की खाली बर्तन और माँ की दवाइयां घूम गई, मगर अगले ही लम्हे मैंने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुरा दिया। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं ले सकता। मेरे जवाब पर वो चौंक गई। क्यों? मैंने एहतराम से कहा, मैंने आपकी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की। अगर आज मेरी अपनी माँ इस बारिश में खड़ी होती तो मैं इनसे भी पैसे न लेता। आप भी मेरे लिए माँ जैसी हैं। अगर आप ये रकम दे देंगी तो मेरे एहसान की कीमत लग जाएगी। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि नेकी कभी बेची नहीं जाती। मेरी बात सुनकर इनकी आंखें भर आई। उन्होंने चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखा, फिर आहिस्ता से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। इनके हाथ सर्द थे, मगर इनकी गिरफ्त में अजीब सी मोहब्बत थी। वो बोली, बेटा तुमने आज सिर्फ मुझे घर नहीं पहुंचाया, बल्कि मुझे ये यकीन भी दिला दिया कि दुनिया में अच्छे लोग कभी खत्म नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने हाथ से एक छोटा सा चांदी का सिक्का निकाला। उस सिक्के पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने वो सिक्का मेरी हथेली पर रखते हुए कहा, ये पैसे नहीं है, इसे अपने पास रखना। शायद आज इसकी कोई कीमत ना लगे, मगर एक दिन यही तुम्हें मेरे पास वापस ले आएगा। मैंने हैरानी से वो सिक्का देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इनकी इज्जत की खातिर मैंने इसे जेब में रख लिया। इतने में वो अंदर जाने लगी, मगर चंद कदम चलने के बाद अचानक रुक गई। उन्होंने मुड़कर मुझे देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर खामोश रह गई। इनकी आंखों में एक अजीब सा दुख था, जैसे बरसों से कोई बोझ उठाए हुए हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वापस अपने छोटे से घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर मेरे जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर वो खातून थी कौन? इतनी दौलत होने के बावजूद बारिश में अकेली क्यों खड़ी थी? और वो चांदी का सिक्का आखिर किस लिए दिया था? घर पहुंचकर मैंने माँ को दवाई दी, खाना खिलाया और सोने की कोशिश की, मगर पूरी रात मुझे नींद न आई। बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने आता रहा, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे दरवाजे पर ऐसी दस्तक होने वाली है जिसके बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली सुबह मेरी आंख मामूल से बहुत पहले खुल गई। शायद रात भर वो और इस रात बूढ़ी खातून मेरे जहन में निकली ही नहीं थी। मैंने जेब से वो चांदी का सिक्का निकाला और कुछ देर तक इसे गौर से देखता रहा। इस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी कंपनी या खानदानी महल की अलामत हो। मैंने कई बार सोचा कि इसे किसी सुनार को दिखाऊं, मगर फिर ख्याल आया कि शायद ये सिर्फ एक यादगार हो। मैंने सिक्का दोबारा जेब में रखा और रोज की तरह माँ के लिए चाय बनाने लगा। माँ ने मेरे चेहरे पर थकन देखी तो मुस्कुराकर बोली, लगता है रात की कोई सवारी तुम्हारे दिल में उतर गई है। मैंने भी हंसकर सारा वाकया इन्हें सुना दिया। वो खामोशी से सुनते रही, फिर सिर्फ इतना बोली, बेटा कभी कभी अल्लाह इंसान को आजमाइश की सूरत में ऐसे लोग भेजता है जिन्हें हम आम समझते हैं, मगर वो हमारी तकदीर का दरवाजा होते हैं।
मैं भी नाश्ता कर ही रहा था कि मेरा मोबाइल बज उठा। नंबर बिल्कुल अनजान था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से निहायत संजीदा आवाज आई। क्या मैं जनाब अहसन से बात कर रहा हूँ? मैंने जवाब दिया, जी मैं अहसन बोल रहा हूँ। आवाज आई, मैं रहमान ग्लोबल ग्रुप के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। हमारी चेयरमैन साहिबा आपसे आज सुबह 10 बजे मुलाकात करना चाहती हैं। राह करम वक्त पर तशरीफ लाइए। मैं हैरान रह गया। मुझे लगा शायद किसी ने मजाक किया है। मैंने पूछा, आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। सामने से फौरन जवाब आया, नहीं जनाब, हमें पूरी तरह यकीन है। दावतनामा सिर्फ आपके लिए है, आप तशरीफ लाएं, बाकी सब कुछ आपको खुद मालूम हो जाएगा। कॉल खत्म हो गई मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फौरन इंटरनेट कैफे वाले दोस्त को फोन किया और इससे रहमान ग्लोबल ग्रुप के बारे में पूछा। चंद ही लम्हों बाद इसकी घबराई हुई आवाज आई, अहसन, तुम जानते भी हो ये कौन लोग हैं? ये मुल्क की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इनके होटल, फैक्ट्रियां, हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ है। वहाँ आम आदमी तो अंदर जाने का सोच भी नहीं सकता। मेरे जहन में फौरन गुज़िश्ता रात वाली बूढ़ी खातून का चेहरा घूम गया। क्या इनका इस कंपनी से कोई ताल्लुक था या फिर ये सब महज इत्तेफाक था? माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो बोली, जाओ बेटा, डरने की बजाय सच्चाई के साथ जाओ। जिसने रात को तुम्हें नेकी करने की तौफीक दी वही आज तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। मैंने अपनी वाहिद साफ कमीज इस्त्री की, पुराने जूते साफ किए और जेब में वही चांदी का सिक्का रख लिया। ना जाने क्यों दिल कह रहा था कि आज इस सिक्के की जरूरत जरूर पड़ेगी। जब मैं कंपनी के शानदार हेड ऑफिस के सामने पहुंचा तो वहां की इमारत देखकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। शीशे से बनी कई मंजिला इमारत, सख्त सिक्योरिटी, महंगी गाड़ियां और बावकार माहौल। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं अभी गेट पर खड़ा सोच ही रहा था कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर तेजी से मेरी तरफ आया। मेरी जेब में रखा चांदी का सिक्का देखा और फौरन एहतराम से अपना सर झुका दिया। इसके बाद इसने जो अल्फाज कहे, इन्हें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सर, मैडम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। सर, मैडम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के ये अल्फाज सुनकर मुझे यूं लगा जैसे इसने किसी और से मुखातिब होकर बात की हो। मैंने घबराकर अपने पीछे देखा मगर वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, शायद आपको गलत फहमी हुई है, मैं सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। वह हल्का सा मुस्कुराया और निहायत अदब से बोला, जनाब, हमें आपकी आमद की इतला सुबह ही दे दी गई थी। बराह करम मेरे साथ आइए। मैं खामोशी से इसके पीछे चलने लगा। जैसे ही मैं इमारत के अंदर दाखिल हुआ मेरी नजरें हैरत से हर तरफ घूमने लगी। संगे मरमर का चमकता हुआ फर्श, दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स, इस्तकाबिलिया पर खड़े मुलाजमीन और हर तरफ मसरूफ लोग। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा दफ्तर देखा था। मेरे पुराने जूतों की आवाज भी मुझे अजीब महसूस हो रही थी, जैसे मैं इस जगह का हिस्सा ही ना हूं। हम अभी इस्तकाबिलिया के करीब पहुंचे ही थे कि वहां मौजूद तमाम मुलाजमे एकदम सीधे होकर खड़े हो गए। इस्तकाबिलिया पर बैठी खातून ने एहतराम से सलाम किया और कहा, वेलकम मिस्टर अहसन। मेरे कदम वही रुक गए। मुझे अपना नाम इन लोगों की जबान से सुनकर अजीब सा एहसास हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी में कोई मुझे पहचानेगा। लिफ्ट के जरिए हम इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। वहां का माहौल नीचे से भी ज्यादा पुरसुकून था। एक लंबी राहदारी के आखिर में लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाजा था जिस पर सुनहरी हरूफ में सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, चेयरमैन। मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मानूस आवाज आई, इन्हें अंदर भेज दो। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मेरी नजरें सामने बैठी शख्सियत पर जम गई। वही बूढ़ी खातून जिन्हें मैं गुज़िश्ता रात बारिश में अपने टैक्सी में बिठा कर लाया था, मगर आज वो एक सादा शाल में नहीं बल्कि निहायत बावकार लिबास में अपने वसीय दफ्तर के दरमियान बैठी थी। इनके सामने कंपनी के कई बड़े ऑफिसर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा इनके चेहरे पर एक शफकत भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने सब लोगों से कहा, आप सब हमें चंद मिनट के लिए अकेला छोड़ दें। सिर्फ चंद लम्हों में पूरा कमरा खाली हो गया। मैं अब भी हैरत से इन्हें देख रहा था। उन्होंने बैठने का इशारा किया मगर मैं अदब से खड़ा रहा। वो मुस्कुराई और बोली, अहसन, तुम सोच रहे होगे कि ये काम से दिखाई देने वाली बूढ़ी औरत इस कंपनी की चेयरमैन कैसे हो सकती है। मैंने धीरे से कहा, जी सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने खिड़की से बाहर शहर की तरफ देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, मेरा नाम जुबैदा रहमान है। इस कंपनी को आज जहां तुम देख रहे हो
वहां तक पहुंचाने में मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई। लोगों ने मेरी दौलत देखी, मेरी कामयाबियां देखी, लेकिन किसी ने वो कीमत नहीं देखी जो मैंने इस सब के लिए अदा की। इनकी आंखों में नमी उतर आई। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अहसन, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने गुज़िश्ता रात तुम्हें एक इंसान के तौर पर आजमाया था और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हुए। मेरा दिल जोर से धड़का, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने मेज पर रखी एक मोटी फाइल मेरी तरफ सरका दी। मैंने फाइल खोली और पहले ही सफ़े पर अपना नाम देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। इस फाइल के ऊपर बड़े हुरूफ में लिखा था, कंपनी के नए जांशीन के लिए मखसूसी दस्तावेज़ात, अहसन। मैं हैरत से इनकी तरफ देखने लगा, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक टैक्सी ड्राइवर का नाम अरबों की कंपनी की जानशीन के तौर पर कैसे लिखा जा सकता है। मैंने कांपते हाथों से वो फाइल बंद कर दी और बेख्तियार खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद ये सब किसी गलत फहमी का नतीजा है। मैंने फौरन कहा, मैडम, यह मुमकिन नहीं है। आप यकीनन किसी और एहसान को तलाश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरी ना कोई आला तालीम है, ना कारोबार का तजुर्बा, ना ही मैं साहित्य के काबिल हूँ। जुबैदा रहमान हल्का सा मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे बरसों की थकन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अहसन, ये कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों ज़हीन और काबिल लोगों को देखा है, मगर ईमानदार लोग बहुत कम देखे हैं। कल रात तुम्हारे पास मौका था कि तुम मुझसे हजारों रुपये ले लेते, मगर तुमने इनकार कर दिया। तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि तुम्हारे दिल में इंसानियत जिंदा है, और यही वो खूबी है जिसे मैं अपने बाद जिंदा देखना चाहती हूँ। मैं खामोशी से इनकी बात सुनता रहा, मगर मेरा दिल अब भी इस फैसले को कबूल नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मेज की दराज से एक पुरानी डायरी निकाली। इसके सफाहत वक्त के साथ जर्द हो चुके थे। वो बोली, ये मेरी जिंदगी की डायरी है। इसमें मेरी कामयाबियां कम और मेरी गलतियां ज्यादा लिखी हैं। दुनिया मुझे यह कामयाब कारोबारी खातून समझती है, मगर हकीकत यह है कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी नाकाम इंसान रही हूँ। मैंने दौलत तो कमा ली, मगर अपने कुछ ऐसे रिश्ते खो दिए जिन्हें दोबारा कभी हासिल ना कर सकी। ये कहते हुए इनकी आवाज़ भारी हो गई। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डॉक्टरों ने मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिया, शायद चंद महीने या शायद इससे भी कम। मेरे बाद इस कंपनी पर ऐसे लोग कब्जा करना चाहते हैं जिन्हें सिर्फ दौलत से मोहब्बत है, इंसानों से नहीं। मैं इन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने गहरा सांस लिया और वही फाइल दोबारा मेरी तरफ सरका दी। इसमें मेरी वसीयत भी है, लेकिन तुम इसे अभी नहीं पढ़ सकती। मैं हैरान रह गया। क्यों? वो बोली, क्योंकि इस वसीयत पर अमल करने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। कमरे में एक अजीब सा खामोशी छा गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। उन्होंने अपनी डायरी का एक सफ़ा खोला। इस सफ़े पर सिर्फ 3 जुमले लिखे थे और हर जुमले के साथ एक सुर्ख निशान बना हुआ था। उन्होंने कहा, ये मेरी जिंदगी के 3 अधूरे वादे हैं। जब तक ये तीनों वादे पूरे नहीं होते, ना तुम इस कंपनी के मालिक बन सकते हो, न मेरी वसीयत खोली जा सकती है। मैं खामोशी से इनकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, पहला वादा ये कैसे गरीब स्कूल से जुड़ा है जो हमेशा के लिए बंद होने वाला है। दूसरा वादा ये कैसे कैदी से जिसे दुनिया खातिर समझती है मगर वो बेगुनाह है। और तीसरा वादा, वो अचानक खामोश हो गई। इनकी आंखों से एक आंसू बह निकला। तीसरा वादा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है। ये कैसा राज जिसके बारे में आज तक दुनिया में कोई नहीं जानता। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने बेख्तियार पूछा, वो राज क्या है? उन्होंने आंखें बंद की, जैसे बरसों पुराना दर्द दोबारा जिंदा हो गया हो। फिर धीमी आवाज में बोली, इतना कहा, पहले वादे से आगाज करो, क्योंकि अगर तुम पहले इम्तिहान में नाकाम हुए तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज कभी नहीं बताऊंगी। मैंने जुबैदा रहमान की बात खामोशी से सुनी, मगर मेरे जहन में सैकड़ों सवाल गर्दिश कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक टैक्सी ड्राइवर ये कैसे काम को कैसे अंजाम दे सकता है जिसमें बड़े बड़े वकील, ऑफिसर और दौलतमंद लोग नाकाम हो जाएं। मैंने हिम्मत करके कहा, मैडम, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मुझे लगता है कि आपने मेरे बारे में बहुत बड़ा फैसला बहुत जल्दी कर लिया है। मैं ना कोई सियासतदान हूँ, न जज, न कारोबारी आदमी। मैं सिर्फ एक मेहनत करने वाला इंसान हूँ। अगर मैं आपके इन वादों को पूरा ना कर सका तो? जुबैदा रहमान ने मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोली, अहसन, इंसान बड़े काम अपनी ताकत से नहीं
अपनी नीयत से करता है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम अमीर हो, बल्कि इसलिए चुना है कि तुम्हारा दिल अभी तक जिंदा है। जिन लोगों के पास दौलत है वो सिर्फ हिसाब देखते हैं, तुम लोगों को देखते हो। ये कहकर उन्होंने फाइल में से एक भूरा लिफाफा निकाला और मेरे सामने रख दिया। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, पहला वादा, रोशनी का चिराग बुझने ना देना। मैंने लिफाफा खोला। इसमें चंद तस्वीर, कुछ दस्तावेजात और एक पुराना खत था। पहली तस्वीर देखते ही मैं चौंक गया। तस्वीर में तकरीबन 150 बच्चे एक छोटे से स्कूल के सहन में खड़े मुस्कुरा रहे थे। इनके कपड़े सादा थे, मगर चेहरों पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तस्वीर में वही स्कूल था, मगर इसकी दीवारों पर सरकारी नोट्स चिपका थे। मैंने खत पढ़ना शुरू किया। अहसन, अगर यह खत तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब भी अपने वादे पूरे करने की कोशिश कर रही हूँ। यह स्कूल मेरे शौहर का ख्वाब था। उन्होंने अपनी जमीन बेचकर गरीब बच्चों के लिए ये स्कूल बनाया था, मगर आज कुछ बाअसर लोग इस जमीन पर शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं। अदालत में मुकदमा चल रहा है। असतज़ा कई माह से तनख्वाह नहीं ले सके और अगले 10 दिन बाद ये स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर ये स्कूल बंद हो गया तो सिर्फ एक इमारत नहीं गिरेगी, सैकड़ों बच्चों के ख्वाब भी दफन हो जाएंगे। खत खत्म होते ही मेरे दिल पर अजीब सा बोझ आ गया। मैंने पूछा, मैडम, अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो आप खुद इस स्कूल की मदद क्यों नहीं करती? उन्होंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने कोशिश की थी, मगर अब कानून मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। अगर मैं बराह रास्त मुदाखलत करूंगी तो मेरे अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अदालत में इस फैसले को चैलेंज कर देंगे। वो सिर्फ इस स्कूल की जमीन चाहते हैं, बच्चे नहीं। इसलिए मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसका इस कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो, और वो शख्स तुम हो। इनकी बात खत्म होते ही कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक वकील अंदर आया और इसने चंद कागजात जुबैदा रहमान के सामने रख दिया। उन्होंने इन पर नजर डाली, फिर अचानक इनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बेचैनी से मेरी तरफ देखा और बोली, अहसन, तुम्हें अभी इसी वक्त इस स्कूल के लिए निकलना होगा। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, हमें 10 दिन देर से नहीं आए, हम सिर्फ 3 दिन देर से आए हैं। आज सुबह अदालत ने फैसला सुना दिया है, और अगर सूरज गुरूब होने से पहले कुछ ना हुआ तो कल सुबह बिल्डर्स इस स्कूल की पहली दीवार गिरा देगा। मैं चंद लम्हे तक खामोश बैठा रहा। मेरे जहन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर एक अरबों की कंपनी की मालिक खातून को एक छोटे से गरीब स्कूल की इतनी फिक्र क्यों है? अगर वो चाहती तो ये एक चेक पर दस्तखत करके इस स्कूल को हमेशा के लिए बचा सकती थी। फिर मुझे ही क्यों मुंतखब किया गया? मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम, अगर मसला सिर्फ पैसों का है तो आप अभी मदद क्यों नहीं करते थी? जुबैदा रहमान ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा और आहिस्ता से बोली, अहसन, जिंदगी के हर मसले का हल पैसा नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसानों की नीयत, सच्चाई और हिम्मत वहाँ काम आती है जहाँ दौलत भी बेबस हो जाती है। अगर सिर्फ रकम से यह मसला हल हो सकता तो मैं तुम्हें कभी तकलीफ ना देती। यह कहकर उन्होंने मेज के दराज से एक पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफे पर मिट्टी जमी हुई थी, जैसे बरसों से इसे किसी ने हाथ न लगाया हो। उन्होंने वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह स्कूल के प्रिंसिपल के नाम मेरा खत है, इसे सिर्फ वही खोलेंगे, तुम रास्ते में इसे हरगिज नहीं पढ़ोगे। मैंने एहतराम से लिफाफा ले लिया। फिर उन्होंने एक और फाइल मेरे सामने रखी जिसमें चंद तस्वीर, अखबारात की पुरानी तराशें और कुछ सरकारी कागजात थे। पहली तस्वीर में यह खस्ता हाल स्कूल नजर आ रहा था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था, छत टूटी हुई थी और बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ रहे थे। दूसरी तस्वीर में वही स्कूल बरसों पहले बहुत खूबसूरत हालत में दिखाई दे रहा था। मैं हैरान होकर तस्वीर देखने लगा। उन्होंने बताया, ये स्कूल 35 साल पहले मेरे वालिद ने अपने हाथों से बनवाया था। इनका ख्वाब था कि गरीब बच्चों को भी वही तालीम मिले जो अमीर बच्चों को मिलती है। इनके इंतकाल के बाद मैं कारोबार बढ़ाने में इतनी मसरूफ हो गई कि इस स्कूल की तरफ दोबारा कभी पलट कर ना देख सकी। आहिस्ता आहिस्ता फंड बंद होते गए, इमारत टूटती गई और आज ये स्कूल बंद होने के आखिरी मरहले पर है। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर मसला क्या है? उन्होंने एक लंबी सांस ली। स्कूल की जमीन पर कब्जा करने के लिए एक बाअसर बिल्डर बरसों से कोशिश कर रहा है। इसने जाली कागजात बना लिए हैं, कई ऑफिसरों को खरीद लिया है और अदालत में भी मुकदमा जीतने के करीब है। अगर अगले 7 दिनों में सच सामने ना आया तो स्कूल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और सैकड़ों गरीब बच्चों का मुस्तकबिल भी।
میرے دل میں ان بچوں کا خیال آتے ہی عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے کہا میں یہ عام آدمی ہوں، نہ وکیل ہوں نہ سیاستداں، میں یہ سب کیسے کروں گا؟ وہ مسکرائی، مگر اس بار ان کی مسکراہٹ میں امید تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں چنا کہ تم طاقتور ہو، میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے کہ تم صحیح اور غلط میں فرق جانتے ہو۔ سچائی کے راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ اسے دروازہ کھول دیتا ہے جن کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ میں خاموشی سے سر جھکا گیا۔ دفتر سے نکلتے وقت انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، احسن یاد رکھنا، اس اسکول کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے تم صرف ایک عمارت نہیں بچاؤ گے بلکہ میری زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی کا ازالہ بھی کرو گے۔ میں سیدھا اپنے گھر آیا، ماں کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا نیکی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا لیکن اس کا انجام کبھی برا نہیں ہوتا۔ اگلی صبح میں اس دور دراز گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ اسکول تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ بچے ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر سبق یاد کر رہے تھے۔ بارش کا پانی کلاس رومز میں جمع تھا اور ایک بوڑھا استاد اپنے ہاتھ سے چھت سے ٹپکتا پانی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب اسکول کے مرکزی دروازے پر ایک سرکاری نوٹس چسپاں نظر آیا۔ اس نوٹس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، یہ عمارت 3 دن بعد ہمیشہ کے لیے مدھم کر دی جائے گی۔ اس سرکاری نوٹس کو پڑھ کر میرے قدم وہی رک گئے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سامنے صرف ایک عمارت نہیں بلکہ سینکڑوں معصوم بچوں کے خواب کھڑے ہوں۔ اسکول کی دیواریں ٹوٹ چکی تھی، کھڑکیوں کے شیشے غائب تھے، صحن میں جگہ جگہ گھاس آگ گئی تھی، لیکن اس ویرانی کے باوجود بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کوئی تختی پر لکھ رہا تھا، کوئی پرانی کتاب سے سبق یاد کر رہا تھا اور ایک ننھی بچی اپنے چھوٹے بھائی کو الفاظ پڑھنا سکھا رہی تھی۔ غربت ہر طرف نظر آ رہی تھی مگر ان بچوں کی آنکھوں میں تعلیم حاصل کرنے کی ایسی چمک تھی جسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں آہستہ آہستہ پرنسپل کے دفتر کی طرف بڑھا۔ دفتر کہنے کو دفتر تھا ورنہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اندر ایک سفید داڑھی والے بزرگ رجسٹروں میں کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ جب میں نے زبیدہ رحمان کا نام لیا تو ان کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے فوراً کرسی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور دھیمی آواز میں بولے، کیا انہوں نے واقعی تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ میں نے خاموشی سے وہ بند لفافہ ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتے گئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ خط ختم ہوتے ہی انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولے، بیٹا میں 25 سال سے اس خط کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بھول چکی ہیں۔ میں حیران رہ گیا، کیا آپ انہیں پہلے سے جانتے تھے؟ انہوں نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں صرف انہیں نہیں جانتا بلکہ ان کے والد کا شاگرد بھی رہا ہوں۔ یہی اسکول ان کے والد کا خواب تھا۔ انہوں نے مرتے وقت اپنی بیٹی سے وعدہ لیا تھا کہ یہ اسکول کبھی بند نہیں ہوگا، مگر قسمت نے سب کچھ بدل دیا۔ میں نے پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پرنسپل صاحب نے الماری سے ایک پرانی فائل نکالی۔ اس میں زمین کے اصل کاغذات، چند تصاویر اور کچھ پرانی رسیدیں تھیں۔ انہوں نے کہا، یہی وہ ثبوت ہے جن کی وجہ سے کچھ لوگ مجھے کئی سال سے خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کاغذات عدالت تک پہنچ گئی تو اسکول بچ سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ فائل میرے پاس موجود ہے۔ میں کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک باہر کئی گاڑیوں کی رکنے کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد 4 مضبوط جسم والے آدمی دفتر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر غرور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بابا جی، ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ضد چھوڑ دیں، مگر لگتا ہے آپ کو اپنی جان عزیز نہیں۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی، اور یہ کون ہے؟ پرنسپل صاحب خاموش رہے تو میں نے خود جواب دیا، میرا نام احسن ہے۔ وہ آدمی طنزیہ انداز میں ہنسا اور بولا، ٹیکسی ڈرائیور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اسکول دیکھنے آیا ہوں۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، سنو، یہ لوگ اس اسکول کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، وہ زیادہ دن سلامت نہیں رہتے۔ ابھی خاموشی سے واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری ماں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے میری ماں کا ذکر کیا تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ میں نے تو یہاں کسی کو اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کا مطلب صرف ایک ہی تھا، کوئی شخص میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اسے میری زندگی کے بارے میں میری سوچ سے بھی زیادہ معلومات تھی۔
इस शख्स की बात सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने कभी इसे पहले नहीं देखा था, फिर भी इसे मेरी माँ के बारे में सब कुछ मालूम था। मैंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसकी मुस्कुराहट में नफरत और गुरूर साफ झलक रहा है। इसने जवाब देने के बजाय अपने साथियों की तरफ देखा और तंजीह अंदाज में बोला, मैंने पहले ही कहा था ये लड़का सीधा है, मगर इतना भी साधा नहीं जितना दिखाई देता है। फिर वो मेरी तरफ झुका और आहिस्ते से बोला, स्कूल बचाने की कोशिश मत करना, अपनी माँ के साथ सुकून से जिंदगी गुजारो। बाज़ जंगें गरीब लोगों के लिए नहीं होती। ये कहकर वो लोग हंसते हुए बाहर निकल गए, मगर जाते जाते वो शख्स मेज पर पड़ी एक तस्वीर उठाकर अपने साथ ले गया। प्रिंसिपल साहब फौरन घबराकर इसके पीछे भागे, लेकिन वो लोग गाड़ी में बैठकर चंद ही लम्हों में नजरों से ओझल हो गए। मैंने प्रिंसिपल साहब को सहारा दिया। इनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने अफसरदा लहजे में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। ये लोग बहुत ताकतवर हैं। पुलिस, सरकारी दफ्तर, जमीन का मुहक्किमा, हर जगह इनके आदमी मौजूद हैं। मैंने पूछा, वो तस्वीर इतनी अहम क्यों थी? ये सुनते ही इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो इस स्कूल की बुनियाद रखने के दिन की तस्वीर थी। इसमें जुबैदा रहमान के वालिद असल रजिस्टर के साथ खड़े थे। अगर वो तस्वीर और असल कागजात अदालत में पेश हो जाते तो साबित हो जाता कि ये जमीन कभी फरोख्त ही नहीं हुई। मैं खामोश हो गया। इसका मतलब था कि दुश्मन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी था। वो जानता था कि कौन सा सबूत सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसी दौरान एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ दफ्तर में आया। इसकी उम्र शायद 10 साल होगी। वो हांफते हुए बोला, सर, वो लोग पिछले स्टोर रूम का ताला भी तोड़ गए हैं। हम फौरन वहां पहुंचे। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। अलमारियां खुली हुई थी, फाइलें जमीन पर पड़ी थी और कई पुराने रजिस्टर गायब थे। साफ जाहिर था कि वो लोग सिर्फ डराने नहीं आए थे बल्कि किसी खास चीज की तलाश में थे। प्रिंसिपल साहब ने परेशानी से सर पकड़ लिया। या अल्लाह, अगर वो चीज भी इनके हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने फौरन पूछा, कौन सी चीज? उन्होंने जवाब देने के बजाय कमरे के एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी हटाई। उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा खुफिया खाना बना हुआ था। उन्होंने कांपते हाथों से वो खाना खोला। अंदर एक लोहे का डिब्बा रखा था। उन्होंने डिब्बा खोला, मगर अगले ही लम्हे इनके चेहरे का रंग उड़ गया। डिब्बा मुकम्मल तौर पर खाली था। सिर्फ एक तय किया हुआ कागज अंदर पड़ा था। मैंने वो कागज उठाकर खोला। इस पर सुर्ख रोशनाई से सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर सच जाना है तो कल रात पुराने शुगर मिल में अकेले आना, वरना अगली बारी तुम्हारी माँ की होगी। मेरे हाथ में वो धमकी भरा खत था, मगर मेरी नजरें बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज पर जाकर रुक गई थी, तुम्हारी माँ। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मुझे अपनी जान की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी अपनी माँ की थी। मेरी वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और मेरी माँ ही मेरी पूरी दुनिया थी। मैंने कभी इन्हें अपनी परेशानियों का एहसास तक नहीं होने दिया, मगर आज पहली बार मुझे लगा कि मेरी वजह से इनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। मैंने फौरन मोबाइल निकाला और माँ को फोन किया। उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आवाज में फोन उठाया और पूछा, बेटा खैरियत है ना? आज तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है। मैंने अपने दिल का खौफ छुपाते हुए कहा, नहीं अम्मी, सब ठीक है, बस आप वादा करें कि आज किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगी और जब तक मैं वापस ना आऊं घर से बाहर नहीं निकलेंगे। माँ ने हैरत से पूछा, बात क्या है अहसन? मगर मैंने सिर्फ इतना कहा, वापस आकर सब बताऊंगा। फोन बंद करने के बाद मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ आ गया, क्योंकि मैं पहली बार अपनी माँ से सच छुपा रहा था। प्रिंसिपल साहब मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तुम इस शुगर मिल में हरगिज मत जाना। जो लोग तुम्हें वहां बुला रहे हैं वो बात करने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए खामोश करने के लिए बुला रहे हैं। पिछले 5 सालों में 2 आदमी इस स्कूल की मदद करने के आए थे। एक सहाफी था और दूसरा वकील। दोनों अचानक लापता हो गए। आज तक किसी को मालूम नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। पुलिस ने भी चंद दिन बाद फाइल बंद कर दी। इनकी बात सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि अगर मैं पीछे हट गया तो ये स्कूल भी खत्म हो जाएगा, जुबैदा रहमान के पहला वादा भी अधूरा रह जाएगा और शायद इनके बाकी राज भी हमेशा राज ही रह जाएंगे। मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक मेरा फोन दोबारा बज उठा। स्क्रीन पर जुबैदा रहमान का नाम देखकर मैं फौरन एक तरफ चला गया। उन्होंने मेरी आवाज सुनते ही पूछा, अहसन क्या तुम स्कूल पहुंच गए हो? मैंने इन्हें वहां होने वाले हर वाकये की तफसील बता दी।
मगर धमकी वाले खत का जिक्र नहीं किया। ना जाने क्यों मुझे लगा कि अगर वो पहले ही बीमार हैं तो इन्हें मजीद परेशान करना दुरुस्त नहीं होगा। मगर जैसे ही मैं खामोश हुआ, उन्होंने खुद ही कहा, क्या उन्होंने तुम्हें पुरानी शुगर मिल में आने का पैगाम भेज दिया है? मेरे कदम वही रुक गए। चंद लम्हों तक मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला। फिर मैंने हैरत से पूछा, आपको ये कैसे मालूम? चंद लम्हों तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर उन्होंने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू हुई थी। अहसन, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें सिर्फ इस स्कूल की दुश्मन नहीं मिलेंगे, बल्कि मेरी माजी की वो हकीकत भी मिलेगी जिसे मैं बरसों से दुनिया से छुपाती आ रही हूँ। लेकिन याद रखना, वहां हर चेहरा वैसा नहीं होगा जैसा तुम्हें दिखाई देगा। तुम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करोगे, धोखा भी शायद वही दे। इनके ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल मजीद बेचैन हो गया। अब यह मामला सिर्फ स्कूल या जमीन का नहीं रहा था, इसके पीछे कोई बहुत पुराना राज दफन था। ऐसा राज जिसका ताल्लुक बराह रास्त जुबैदा रहमान की जिंदगी से था। मैंने आसमान की तरफ देखा। शाम ढल रही थी, बादल दोबारा गहरे होते जा रहे थे और पुरानी शुगर मिल तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगने थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां मेरा इस्तेकबाल कौन करेगा, मगर एक बात यकीनी थी, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली थी। मैंने शाम होते ही पुरानी शुगर मिल जाने का फैसला कर लिया, मगर इससे पहले ही एक बार घर जाना जरूरी समझा। रास्ते भर मेरा जहन बेशुमार सवालों से भरा हुआ था। आखिर जुबैदा रहमान को इस धमकी के बारे में पहले से कैसे मालूम था? इनका इस शुगर मिल से क्या ताल्लुक था? और सबसे बढ़कर यह कि वो कौन लोग थे जो एक टूटे हुए स्कूल के पीछे इतनी बड़ी साजिश कर रहे थे? जितना मैं इस मामले को समझने की कोशिश करता, इतना ही उलझता चला जाता। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे चेहरे की परेशानी देखते ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जब इंसान सच के रास्ते पर चलता है तो आजमाइश भी बड़ी आती है, मगर अल्लाह कभी इसे अकेला नहीं छोड़ता। मैंने इनके हाथ चूमे, झूठ मूठ मुस्कुरा दिया, मगर दिल के अंदर अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। मैंने इन्हें पड़ोसी के घर रात गुजारने का बहाना बनाकर भेज दिया, ताकि अगर वाकई कोई खतरा हो तो वो महफूज रहे। वो जाते हुए बार बार मुझे देख रही थी, जैसे एक माँ अपने बेटे के दिल का हाल बगैर कुछ कहे समझ गई हो। रात तकरीबन 10 बजे में पुरानी शुगर मिल के करीब पहुंचा। कई सालों से बंद पड़ी इस इमारत को देखकर ही खौफ महसूस होने लगा। जगह जगह टूटी हुई दीवारें, जंग आलूद मशीनें, हवा से हिलते हुए लोहे के दरवाजे और हर तरफ ऐसी खामोशी जैसे यहाँ बरसों से कोई इंसान ना आया हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रखा। अचानक दूर किसी कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैं एहतियात से इस तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, किसी ने पीछे से आवाज दी, अहसन, तुम वक्त पर आ गए। मैं फौरन पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। अगले ही लम्हे ऊपर लगी टूटी हुई बालकोनी से एक लिफाफा मेरे कदमों के पास आ गिरा। मैंने लिफाफा उठाया और खोला। इसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही मेरी सांस रुक गई। इस तस्वीर में एक नौजवान खातून अपनी गोद में एक 3-4 साल बच्ची को लिए खड़ी थी। इस नौजवान खातून को पहचानने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगा। वो जुबैदा रहमान थी, मगर हैरत की बात यह थी कि उन्होंने तो कहा था कि इनका कोई वारिस नहीं। फिर ये बच्ची कौन थी? तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर जुबैदा रहमान ने तुम्हें बताया कि इनका कोई नहीं तो उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। मैं भी इसी हैरत में खड़ा था कि अचानक पूरे हॉल की लाइट्स एक साथ रोशन हो गई। तेज रोशनी की वजह से मेरी आंखें चंद लम्हों के लिए बंद हो गई। जब मैंने दोबारा सामने देखा तो मेरे चारों तरफ कई आदमी खड़े थे। इन सबके दरमियान एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसके चेहरे पर एतमाद भी था और अजीब सी मुस्कुराहट भी। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुका और बोला, मेरा नाम कामरान है और मैं वो शख्स हूँ जिसे जुबैदा रहमान गुज़िश्ता 25 साल से दुनिया की नजरों से छुपा रहे हैं। इसकी बात खत्म होते ही मेरे जहन में जैसे धमाके सा हुआ। क्या यही वो राज था जिसका जिक्र जुबैदा रहमान बार बार करती थी, या असल हकीकत अभी इससे भी ज्यादा खौफनाक थी? मैं कुछ पूछने ही वाला था कि कामरान ने अपनी जेब से एक और तस्वीर निकाली, मेरी तरफ बढ़ाई और धीरे से कहा, अगर तुम वाकई सच जानना चाहते हो तो पहले ये देखो, क्योंकि इस तस्वीर में मौजूद शख्स तुम्हारी जिंदगी से भी ताल्लुक रखता है। मैंने कांपते हुए हाथों से वो तस्वीर ली। जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। तस्वीर में जुबैदा रहमान एक नौजवान शख्स के साथ खड़ी थी।
اور ان کی گود میں وہی چھوٹی بچی تھی جس کی تصویر مجھے چند لمحے پہلے ملی تھی۔ لیکن میری حیرت کی اصل وجہ وہ شخص تھا۔ اس کا چہرہ میرے مرحوم والد سے اس قدر ملتا جلتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسا میں اپنے والد کی ہی پرانی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کئی بار تصویر کو غور سے دیکھا مگر حقیقت نہیں بدلی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے بے اختیار کامران سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ کامران نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور بولا، میں جانتا تھا تم اسے پہچاننے کی کوشش ضرور کرو گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے والد نہیں ہیں بلکہ تمہارے والد کے بڑے بھائی ہیں، یعنی تمہارے تایا۔ برسوں پہلے وہ زبیدہ رحمان کی کمپنی میں کام کرتے تھے اور اسی دوران انہیں اس خاندان کے ایک ایسے راز کا علم ہو گیا تھا جسے چھپانے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میرے والد نے کبھی کسی بڑے بھائی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اگر میرے تایا تھے تو پھر وہ کہاں گئے؟ اور میرے والد نے ان کے بارے میں کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ کامران نے جواب دینے کے بجائے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی، پھر آہستہ سے بولا، اس شوگر مل کے تہہ خانے میں ایک پرانا کمرہ ہے، وہاں ایک لوہے کی الماری رکھی ہے۔ اس الماری میں کچھ ایسی ڈائریاں اور فائلیں موجود ہیں جو 25 سال سے بند تھی۔ ان میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب بھی ہیں اور زبیدہ رحمان کی زندگی کا وہ راز بھی جس کی وجہ سے آج تک کئی لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا، اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو تم خود وہ کاغذات دنیا کے سامنے کیوں نہیں لے آئے؟ کامران تلخ لہجے میں ہنس پڑا، کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں تھے، صرف سچ تھا، اور اس دنیا میں ثبوت کے بغیر سچ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں نفرت سے زیادہ دکھ تھا۔ وہ دشمن کم اور کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے تہہ خانے کی طرف جانے والی سیڑھیاں تلاش کرنا شروع کی۔ گرد سے بھری ہوئی وہ سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں اتر رہی تھی۔ موبائل کی روشنی میں آہستہ آہستہ نیچے پہنچا۔ واقعی وہاں ایک پرانی لوہے کی الماری موجود تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی تالے میں ڈالی۔ تالا کئی سال بعد کھل رہا تھا، اس لیے ایک زوردار آواز آئی۔ الماری کے اندر 3 موٹی ڈائریاں، چند فائلیں اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ یہ لفافہ صرف احسان کے لیے ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً لفافہ کھولا۔ اندر ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط تھا۔ خط کا پہلا جملہ پڑھتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں شاید اس دنیا میں نہیں ہوں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو، زبیدہ رحمان کی کھوئی ہوئی بیٹی کوئی اور نہیں۔ میں نے بے اختیار اگلی سطر پڑھنے کے لیے نظر جھکائی، اور جو نام وہاں لکھا تھا اسے دیکھ کر میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خط کھولا۔ تہہ خانے میں ایسی خاموشی تھی کہ مجھے اپنی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پرانی دیواروں سے نمی ٹپک رہی تھی۔ گرد سے بھری الماری میرے سامنے کھلی ہوئی تھی، اور موبائل کی ہلکی سی روشنی میں وہ خط کسی راز کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور پہلی سطر پڑھنی شروع کی۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں شاید اس دنیا میں نہیں ہوں، یا پھر میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ خود تمہیں سچ بتا سکوں۔ میرا نام فرید رحمان ہے، اور میں زبیدہ رحمان کے مرحوم شوہر کا سب سے قابل اعتماد ساتھی تھا۔ گزشتہ 25 برسوں سے یہ ایسا جھوٹ زندہ رکھا گیا ہے جس نے نہ صرف یہ خاندان کو برباد کیا بلکہ بے شمار بے گناہ لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کر دی۔ اگر تم واقعی انصاف چاہتے ہو تو یہ خط آخر تک ضرور پڑھنا، کیونکہ آدھا سچ ہمیشہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں ہر لفظ انتہائی غور سے پڑھ رہا تھا۔ جتنا آگے پڑھتا اتنا ہی محسوس ہوتا کہ میں کسی ایسی دنیا میں داخل ہو رہا ہوں جہاں ہر چہرے کے پیچھے ایک نیا راز چھپا ہوا ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ برسوں پہلے زبیدہ رحمان صرف ایک کامیاب کاروباری خاتون نہیں تھی بلکہ یہ خوشحال خاندان کی مالک بھی تھی۔ ان کے شوہر نہایت ایماندار انسان تھے اور دونوں کی ایک ننھی سی بیٹی تھی جسے وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے، مگر کمپنی کے کچھ لالچی شراکت داروں کو یہ خاندان اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی سازش تیار کی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں نے بے اختیار اگلی سطر پڑھی۔ ایک رات کمپنی کے ریکارڈ روم میں آگ لگا گئی۔ دنیا کو بتایا گیا کہ یہ ایک حادثہ تھا، مگر حقیقت میں وہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی تاکہ اربوں روپیوں کی جعل سازی کی تمام ثبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ زبیدہ رحمان کے شوہر نے اصل مجرموں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے چند دن بعد ان کا یہ خوفناک حادثہ قرار دیا گیا۔ پولیس نے اسے سڑک کا حادثہ قرار دیا، مگر وہ قتل تھا۔
ایک سوچا سمجھا خطر۔ میری سانس رک گئی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ زبیدہ رحمان کے چہرے پر ہمیشہ اتنا دکھ کیوں نظر آتا تھا۔ میں نے خط آگے پڑھا۔ شوہر کی موت کے بعد زبیدہ اپنی بیٹی کو لے کر شہر چھوڑنا چاہتی تھی، مگر سازشی لوگ اسی بچی کو بھی اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ایک رات ان پر حملہ ہوا۔ اس بھاگ دوڑ میں بچی ان سے جدا ہو گئی۔ زبیدہ نے برسوں اسے تلاش کیا، مگر ہر بار انہیں یہی بتایا گیا کہ بچی مر چکی ہے۔ وہ اس صدمے کے بعد مکمل طور پر کاروبار میں ڈوب گئی، لیکن دل کے کسی کونے میں انہیں ہمیشہ یقین رہا کہ ان کی بیٹی زندہ ہے۔ یہ پڑھ کر میری آنکھیں بھیگ گئی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک ماں کے لیے اپنی اولاد سے بچھڑنا کتنا بڑا عذاب ہوتا ہوگا۔